सभी व्यूअर्स को मेरा सप्रेम नमस्कार। मैं हूं आभास चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं दी आभास चतुर्वेदी शो का एपिसोड नंबर 18, जिसके अंदर हम लोग बातचीत करेंगे एक बड़े ही कंट्रोवर्शियल और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसने देश के कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ की हिपोक्रेसी को भी सामने दिखाया है और कई सारे एमिनेंट जूरिस्ट को भी डिवाइड करके रख दिया है। जी हाँ, देशद्रोह का कानून, सेडिशन का कानून। कई लोगों के मायने में ये कानून है, एक काला कानून है जो कि बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, जिसको जल्द से जल्द रिपील कर देना चाहिए। और कई लोग ये सोचते हैं भारत के अंदर कि अगर ये कानून रिपील हो गया तो फिर भारत की सिक्योरिटी को एक बहुत ज़्यादा बड़ा थ्रेट सा आ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि ये कानून बेसिकली है क्या, इसके प्रोज क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं और इसकी आज तक की हिस्ट्री क्या है और आगे जाकर इस कानून के साथ क्या होना चाहिए। अब हम सब लोग सबसे पहले बात करते हैं कि सेडिशन का बेसिक मतलब क्या है, बेसिक फंडा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सेडिशन मीन्स अ कंडक्ट और स्पीच इंसाइटिंग पीपल टू रेबेल अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट। बेसिकली साफ शब्दों में अगर कह दिया जाए तो सेडिशन का लिटरल मीनिंग यही बन के आ जाता है कि अगर आप स्टेट के खिलाफ डिसेंट करते हैं या फिर अगर आप स्टेट के खिलाफ यानी कि सरकार के खिलाफ आप अगर अपना आप रेबल करते हैं या फिर आप अपनी असहमति जताते हैं, तो ये देशद्रोह है, ये सेडिशन है, जो डेफिनेशन से ही बहुत ज़्यादा आर्काइक और बहुत ज़्यादा एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को दबाने वाली एक लिटरल मीनिंग आ जाती है। खैर, जब बात करते हैं जब हमारे कानून के अंदर इसकी क्या डेफिनेशन लिखी गई है, तो इंडियन पीनल कोड आईपीसी का धारा 124A कहता है सेडिशन के बारे में। अब ये क्या कहता है? आईपीसी सेक्शन 124A स्टेट्स दैट हुएवर यूजेस एनी वर्ड्स written or oral, signs or virtual or visual representation that excites or encourages or attempts to do so in order to instill a feeling of disaffection or hatred and contempt in people to against the government established by law shall be punished with a fine and 3 years imprisonment to lifetime imprisonment. This is a non-bailable offense. अब इसका क्लियर मतलब यही बन के आता है कि यदि आप शब्दों से, साइंस से, विजुअल रिप्रेजेंटेशन से आप ऐसा कोई भी चीज़ करते हैं जिसके वजह से जो नॉर्मल जो जनता है उनके अंदर एक हेट्रेड या एक कंटेम्प्ट की फीलिंग इंसाइट हो जाती है अगेंस्ट द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो ये हो जाता है आपका देशद्रोह। अब फॉर एग्जांपल आप पकड़ लो, अब चीज़ यही बनती है कि जैसे कि आप समझ लीजिए कि धारा 370 का एब्रोगेशन के बाद अगर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कोई प्रोटेस्टर आके कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे देता है जिसकी वजह से कई सारे लोग उससे अग्री कर लेते हैं और उनके अंदर एक हेट्रेड की फीलिंग रहती है इस सरकार के खिलाफ कि इस सरकार ने आर्टिकल 370 को क्यों एब्रोगेट कर दिया हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लिए, तो उस मायने में सरकार सेडिशन लगा सकती है उन लोगों के ऊपर, जो कि कई सारा बार लगाया भी गया। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट भी आई थी द हिंदू के अंदर कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस यानी कि यूएपी हो गया, सेडिशन हो गया और अन्य ऐसी इन्हीं लाइनों के ऊपर जो कानून हो जाते हैं उनके अंदर 72% से बढ़ोतरी आई है सिंस 2019। मतलब जब से आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ है, तो जहाँ जहाँ पे भी प्रोटेस्ट दिख रहे हैं वहाँ वहाँ पे इसका मिसयूज़ होते जा रहा है। और इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक्नॉलेज किया इन इट्स रीसेंट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई भी सरकार के खिलाफ डिसेंट करता है तो आप उसके ऊपर सेडिशन नहीं लगा सकते, यानी कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है आप उसका ये मतलब नहीं निकाल सकते कि वो बंदा दूसरे के अंदर हेट्रेड या फिर कंटेम्प्ट फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल जजमेंट है मेरे हिसाब से। तो अब बात करते हैं कि सेडिशन का जन्म कहाँ से हुआ। तो ये कोई भारत के कानून के हिसाब से नहीं था, ये ओरिजिनल आईपीसी के भी अंडर नहीं था। ओरिजिनल आईपीसी आपका बना था 1861 में, जबकि ये जो कानून आया है सेडिशन का ये बेसिकली ब्रिटिश सरकार ने लाया था 1870 में वहाबी रिवोल्ट के बाद। यानी कि ये कानून सिर्फ इसलिए लाया गया था जिससे कि जितने भी रिवोल्ट्स हो या फिर जितनी भी प्रोटेस्ट हो या फिर जितनी भी मूवमेंट्स हो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, उन सभी को दबा दिया जाए। और इसीलिए आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं हमारे जितने भी ग्लोरीफाइड लीडर्स हैं, जैसे कि गांधी जी हो गए, लोकमान्य तिलक साहब हो गए या एनी बेसेंट जी हो गई, ऐसे कई सारे लीडर्स के ऊपर सेडिशन का लॉ को थोपा गया है। तो ये बेसिकली इस काले कानून का इतिहास है, सो कॉल्ड काले कानून का इतिहास है, जिसको 1947 के बाद से भी अपना लिया गया था और उसको हटाया नहीं गया था अनफॉर्चुनेटली। अब मज़े की बात तो ये है कि जो यूनाइटेड किंगडम ने भारत के अंदर इस लॉ को स्टार्ट करवाया था 1870 में,
2010 के अंदर यूके ने ही इस कानून को अबॉलिश कर दिया, यूके ने ही अपने लॉ से इस कानून को हटा दिया, जिसका मतलब ये है कि भारत अभी भी वो वाले कानून को फॉलो कर रहा है जिस कानून को 11 साल पहले उनके निर्माताओं ने अपने ही देश के अंदर ख़त्म कर दिया इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो अब आप ये सब सोच रहे होंगे कि सेडिशन बेसिकली ये देशद्रोह का कानून अगर इतना ज़्यादा ही कंट्रोवर्शियल है, अगर ये लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को इतना ज़्यादा ही दबा देता है, तो अभी तक इसके खिलाफ कुछ एक्शन क्यों नहीं हुआ, इसके खिलाफ कोई जजमेंट्स क्यों नहीं आए। तो मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए क्या क्या जजमेंट्स आए हैं अभी तक। तो बेसिकली पंजाब हाई कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में ये बोला था कि सेडिशन जो देशद्रोह का कानून है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को दबाता है। किंतु 1962 के केशवानंद भारती का कह रहा हूँ मैं, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ज़्यादा लैंडमार्क जजमेंट है, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस जजमेंट के अंदर द एससी सेड दैट एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट unless it incites people to commit violence against the government established by law or to incite public disorder। बेसिकली आप तब तक सारी चीज़ें कह सकते हो जब तक उससे कोई पब्लिक डिसऑर्डर ना बन जाए या फिर उससे वायलेंस ना हो। और पब्लिक डिसऑर्डर ये जो फ्रेज़ है, इसको तो गवर्नमेंट अपने ही सब्जेक्टिव तरीके से हर सरकार ने अपने अपने सब्जेक्टिव तरीके से अपने अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के तरीके से इसको इंटरप्रेट किया है, इसको इम्प्लाई किया है। और इसी वजह से आप देखते हैं कि प्रोटेस्ट के अंदर सेडिशन लगा देना या फिर कई मूवमेंट्स के अंदर सेडिशन लगा देना अभी भी चालू रहता है, और अभी भी डिसेंट को इसी तरीके से दबाया जाता है कई सारी सरकारों से। अब चाहे वो यूपीए सरकार हो जाए जिन्होंने 2010 और 2011 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मैं करीब 9,000 लोगों के ऊपर सेडिशन लगवा दिया था कुडनकलम पावर साइट के कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो प्रोटेस्ट हुए थे उसके अंदर 9,000 लोगों के ऊपर सेडिशन लगा दिया था। वहीं आप देख लो कि एनडीए की सरकार में तो कई सारे ऐसे फेमस केसेस हैं जहाँ पे सेडिशन लगाया गया है। अब मैं आपको एक एनसीआरबी का ही डेटा दिखा देता हूँ। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 2016 से लेकर 2018 तक करीब 332 लोग अरेस्ट हुए थे सेडिशन के अंदर, जिनमें से सिर्फ 7 लोगों को कन्विक्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये आपको दिखा देता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से इस लॉ को मिसयूज़ कर चुका है, क्योंकि अगर 332 लोगों को आपने कन्विक्ट कर लिया, आप उनको सुप्रीम कोर्ट तक घसीट गए और फिर इतने सारे महीनों की कार्रवाई के बाद, इतने सारे महीनों के ट्रायल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 7 लोगों को अरेस्ट किया और बाकियों को छोड़ दिया, क्योंकि इधर लैक ऑफ प्रूफ है या फिर वो सेडिशन के अंदर आते ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम ऑफ द टाइम ये मिसयूज़ ही होता रहा है, जिसकी वजह से कई सारे लोगों ने इस कानून को काला कानून भी टर्म कर दिया है। अब मैं आपको कुछ और भी ऐसे जजमेंट्स के बारे में बता देता हूँ जिन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हल्का सा अपहोल्ड करने की कोशिश करी और इस सेडिशन लॉ के जो मिसयूज़ है उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करी है। बलवंत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सी जजमेंट आई थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि कैजुअल चैंटिंग ऑफ स्लोगन्स बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बलवंत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नहीं। तो कैजुअल चैंटिंग ऑफ स्लोगन्स अगर आप करते हैं, अगर आप ऐसे ही नारे लगा देते हैं अनलेस एंड अनटिल वो नारों की वजह से आपके देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएं या फिर उस नारे की वजह से कोई एक स्टेट आपके टेरिटरी से एक्सीड कर दे या फिर वो नारे की वजह से आप पब्लिक डिसऑर्डर फैला दें, तो ऐसे कैजुअल चैंटिंग ऑफ स्लोगन्स आर अलाउड। उनके ऊपर आप सेडिशन नहीं लगा सकते, उनके ऊपर कुछ भी आप एक्शन नहीं ले सकते। तो अगर समझ लीजिए कि मैं मार्केट में ऐसे ही चलते फिरते, मतलब करूँगा तो नहीं बिल्कुल भी, लेकिन अगर मार्केट में ऐसे ही चलते फिरते कह दूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो उसके ऊपर मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लग सकता है, क्योंकि बस कैजुअल चैंटिंग ऑफ स्लोगन है ये। अब रही बात इंसाइटमेंट, एडवोकेसी, डिस्कशन, ओपिनियंस को भी डिफ्रेंशिएट किया गया श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2015 मेरे ख्याल से। तो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट दिया, जिसमें उन्होंने क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर दिया कि ओपिनियंस किन किन टाइप के होते हैं। मेयर एडवोकेसी, सिर्फ एडवोकेसी या फिर डिस्कशन ऑफ द ओपिनियंस को आप क्रैम्प डाउन नहीं कर सकते, उनके खिलाफ आप एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन जब यही ओपिनियंस आपका पब्लिक डिसऑर्डर या फिर आपके लिए दंगे इंसाइट कर दे या फिर
गवर्नमेंट को इलीगली ओवरथ्रो करने के लिए एक भावना इंसाइट कर दे, तो फिर आप उनके ऊपर सेडिशन लगा सकते हैं या फिर आप उनके ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज लगा सकते हैं। तो अगर आप कोई भी ओपिनियन को सिर्फ एडवोकेट करने का, चाहे वो कितना भी बुरा हो, चाहे वो कितना भी कंट्रोवर्शियल हो, चाहे वो कितना भी अगेंस्ट द कोर वैल्यूज ऑफ इंडिया या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जाता हो, या फिर आप उनको डिस्कस भी करते रहें अपने आपस में, आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ऐसे कुछ कुछ बेसिकली आपके जजमेंट्स हैं जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बढ़ावा देते हैं और सेडिशन के भी जो पावर्स हैं, फिर सेडिशन का जो एकदम वाइड सा एम्बिट है, उनको भी लिमिट डाउन कर देते हैं, उनको भी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया आपकी बेसिकली एक बॉडी है जो सजेस्टिव इन नेचर है। लॉ कमीशन इन इंडिया का गठन मेरे आपका हुआ था 1834 में, आफ्टर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब ये लॉ कमीशन का गठन इसी चीज़ के लिए हुआ था जिससे कि वो लोग ग्राउंड रियलिटी को समझें और उनके हिसाब से वो रिपोर्ट्स लिखें जो वो सरकार को भेजें, जिसके अंदर वो लॉज के अंदर रिफॉर्म्स को सजेस्ट करें, या फिर करंट लॉज में कौन कौन से लॉज काले कानून बन चुके हैं अब तो उनको आप हटा दें, या फिर नए कानून किन किन तरीक़ों से आने चाहिए, कौन कौन सी नई नई डेफिनेशंस आनी चाहिए। तो ऐसे सजेस्टिव बॉडी, एज अ सजेस्टिव बॉडी काम करती है आपकी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि अपनी रिपोर्ट्स भेजती है सरकार को। आज के समय पे इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर जो लॉ कमीशन चल रही है वो चल रही है 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जहाँ पे इन्होंने कई सारे 200 से भी ज़्यादा रिपोर्ट्स आज तक इंडिपेंडेंट इंडिया के ही अंदर पब्लिश कर चुके हैं। तो ये सारे रिपोर्ट्स सरकार फिर उनको पढ़ती है, फिर वो अपने हिसाब से इनको इम्प्लीमेंट करती है और उनकी चॉइस रहती है कि वो इनको इम्प्लीमेंट ना भी करें। तो इसलिए इनकी रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा सजेस्टिव इन नेचर होती हैं, लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एक सेइंग है कि द लॉ इज़ एज रेलिवेंट एज द सोसाइटी डीम्स इट टू बी, या फिर द लॉ शैल चेंज एज द सोसाइटी चेंजेस। तो इसीलिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो ग्राउंड सिचुएशन को परख कर फिर ऐसी रिपोर्ट्स लिखती है, उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो इस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने आईपीसी की धारा 124A यानी कि देशद्रोह कानून के ऊपर कि अपनी रिपोर्ट जो निकाली थी उसमें उन्होंने यही चीज़ सजेस्ट करी थी कि पीपल शुड बी कन्विक्टेड अंडर आईपीसी 124A ओनली व्हेन दे अटेम्प्ट टू इंसाइट पब्लिक डिसऑर्डर और टू ओवरथ्रो गवर्नमेंट बाय वायलेंट और इलीगल मीन्स। तो बहुत ज़्यादा लिमिट कर दिया गया, मतलब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने ट्राई किया कि इस चीज़ का ओवर यूज़, मतलब इस चीज़ का मिसयूज़ कम से कम हो, और सेडिशन के जो पावर्स हैं उसको बहुत ज़्यादा लिमिट करने की कोशिश करी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सिर्फ अगर पब्लिक डिसऑर्डर इंसाइट करना हो, मतलब कर रहा हो कोई, या फिर गवर्नमेंट को इलीगल मीन्स से ओवरथ्रो करने की बात कर रहा हो, कूड़े टाट करने की कोशिश कर रहा हो, तो तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहा हो, तो कुछ ऐसे ही मामलों के अंदर आप सेडिशन को लगा सकते हैं। तो बेसिकली ये अभी तक का पूरा सिनारियो रह चुका है सेडिशन के बारे में। मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी पार्टीज़ ने किस किस तरीके से इसका मिसयूज़ किया है। अब वो लोग भले ही अपना आगे आके कहें कि देशद्रोह के कानून को तो मिटा देना चाहिए, जैसे कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था 2019 के कि हम देशद्रोह के कानून को मिटाने का प्रयत्न करेंगे, या फिर जब भाजपा कहती है कि हम देशद्रोह के कानून को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि हमें आई मीन यू नो क्यों। तो ऐसे कई सारे मामले इसके अंदर पॉलिटिकल एंगल भी जुड़ जाते हैं, जिनकी वजह से लॉ कमीशन की ऐसी रिपोर्ट्स आपकी नहीं आ पाती हैं इन ऑर्डर, क्योंकि ऑफ कोर्स ये सब सजेस्टिव चीज़ें ही हैं, और एट द एंड ऑफ द डे जो सरकार है उनके पास पूरा का पूरा हक रहता है कि वो कौन कौन सी रिपोर्ट्स को एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करें और कौन को नहीं करें अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिटिकल विल। तो इसलिए ये सारा खेल एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ पॉलिटिक्स के ऊपर आ जाता है। लेकिन अप्रिशिएबल एफर्ट्स करे गए हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड बाय द लॉ कमीशन कि वो लोग एटलीस्ट इस टॉपिक के ऊपर लाइट डालें, और जो सेडिशन का जो मतलब एकदम ही ऐसे काला टाइप का जो कानून था जिसके अंदर अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल भी दें तो भी आपको सज़ा हो जाए, उसको बहुत ज़्यादा लिमिट करने की कोशिश करी है। और आर्टिकल 19(1) जो कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो कि आपका फंडामेंटल राइट है, उसको प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी यहाँ पे करी गई है। तो यही था बेसिकली आपके सेडिशन का पूरी चीज़ मेरे हिसाब से। क्योंकि एक बहुत छोटा सा सजेशन मैं देना चाहूँगा इस पर कि भले ही कई सारे लोग कहते हैं कि इसको रिपील कर दिया जाए, लेकिन मेरे हिसाब से सेडिशन का लॉ बहुत ज़्यादा काम में आया है इन काउंटरिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, जैसे कि आप देखते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जैसे इलाकों में, या फिर उड़ीसा जैसे इलाकों में जो नक्सलवाद फैल चुका है,
या फिर नॉर्थ ईस्टर्न इलाकों में जो नक्सलवाद फैल चुका है, जहाँ पे या समझ लीजिए कोई खालिस्तानी मूवमेंट हो गया, या ऐसा कोई भी मूवमेंट हो गया जो वायलेंस फैलाता है, या फिर जो बात करता है कि हम गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकेंगे, या फिर जो बात करता है कि हम स्टेट को ही भारत से अलग कर देंगे। तो ऐसे कई सारे मूवमेंट्स को इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया सेडिशन ने रोकने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। लेकिन इसका यूज़ क्योंकि सिर्फ इतने ही महीनों में होना चाहिए, लेकिन हम सभी देख रहे हैं कि कितना फ्रीक्वेंटली सेडिशन को लगाया जा रहा है, इसका मिसयूज़ कर रहा जा रहा है। क्योंकि पहली बात तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो जब तक आपको सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट नहीं दे देती है, या फिर कोई भी कोर्ट आपको क्लीन चिट नहीं दे देता है, आपको बाइज्जत बरी नहीं कर देता है, तब तक आपको बेल भी नहीं मिल सकती है। तो कई महीनों तक लोगों को जेल में रखना, उनको टॉर्चर करने के लिए, उनकी पूरी की पूरी पब्लिक इमेज को मलाइन कर देने के लिए, उनको सरकारी नौकरी में जॉब ना, मतलब उनको सरकारी नौकरी में अवसर ना देने के लिए, या फिर उनका बेसिकली उनकी पूरी की पूरी सोशल लाइफ बर्बाद कर देने के लिए, जस्ट क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ऐसे कई बार इन चीज़ को मिसयूज़ किया गया है, उनको एक सो कॉल्ड सबक सिखाने के लिए इस कानून को मिसयूज़ किया गया है। इसलिए क्योंकि हम सभी देखते हैं कि इतने सारे महीनों तक जो भी डिसेंटर्स हैं जिनको डाला गया है सेडिशन के अंदर, उनको इतने सारे महीनों तक जस्टिस के लिए वेट करना पड़ता है। इसलिए स्मॉल सजेशन फ्रॉम माई साइड, स्पेशल ट्राइब्यूनल्स का गठन होना चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ही उनको ओवरलुक करेगा। इस बार हाई कोर्ट ना इसको ओवरलुक करे, सुप्रीम कोर्ट ऐसे ट्राइब्यूनल्स को ओवरलुक करे जहाँ पे सिर्फ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस के ही रिगार्ड्स में आपके केसेस ट्राई हों। जैसे कि यूएपीए के अंदर अगर कोई भी केस है तो वो इन ट्राइब्यूनल्स के अंदर ट्राई होंगे, या फिर अगर सेडिशन के अंदर कोई भी केस है तो वो इन ट्राइब्यूनल्स के अंदर ट्राई होंगे। तो ये बस मेरा एक तरफ से एक स्मॉल सा सजेशन है। और लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको भी सरकार को अभी मान लेना चाहिए और इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। अगर आप एक्चुअल में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का संरक्षण करना चाहते हैं, लेकिन हर पार्टी, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा अनलाइकली तरीके से आम आदमी पार्टी तक की सरकार हो, आई एम श्योर कि वो लोग इस लॉ कमीशन की रिपोर्ट को बिना कोई तोड़ मरोड़ किए तो बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका भी देखिए पॉलिटिकल रोटियाँ तो उनको भी सीखनी है। तो यही था सेडिशन लॉ के बारे में इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद है। मैंने कई सारे महीनों के बाद कोई ऐसा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी इनफॉर्मल, जो कि इस वीडियो की अभी तक थीम भी रही है। मैं बहुत ज़्यादा आलस में आ गया था, या फिर मैं बहुत ज़्यादा डिबेट्स कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा एमयूएन्स कर रहा था, मेरा स्कूल का भी काफ़ी ज़्यादा काम आ गया था। लेकिन अब आई होप कि मेरे अंदर ऐसे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन आती रहे, और मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचाता रहूं फ्रीक्वेंटली। मतलब 5-6 महीने का तो ब्रेक ना ही लूँगा, ऐसा मैं होप करूँगा। लेकिन अब वो तो वक्त ही बताएगा कि इस चैनल का आगे का क्या फेट है, क्या फ्यूचर है। एनीवेज 16 मार्च 2020 यानी कि कल हमारी इस चैनल की फर्स्ट एनिवर्सरी थी। 2021 आई एम सॉरी, इस फर्स्ट चैनल की एनिवर्सरी थी। मैंने 16 मार्च 2020 को पहला वीडियो बनाया था द हिंदू का एनालिसिस का, जिसको अभी तक करीब 500 व्यूज़ आ गए। तो थैंक यू ऑल फॉर शेयरिंग माई वीडियो। अभी तक मेरे चैनल पे जो भी सब्सक्राइबर्स है, जो भी मुझे सपोर्ट मिला है, जो भी आप लोग ने मुझे मोटिवेशन दिया, मैं उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। एंड अगर आपको ये वाला वीडियो भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको मेरा ये थोड़ा सा एक इन्फॉर्मल सा अंदाज़ पसंद आए, मैं लिटरली अपने रूम के अंदर ऐसे टहल टहल के अपने नोट्स को देख देख के वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो को। तो अगर आपको ये मेरा इन्फॉर्मल और रिलैक्स तरीका अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के अंदर, अपने कलीग्स के अंदर, अपने पीयर ग्रुप्स के अंदर ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।